हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लागतों के प्रकार के बारे में। तो बच्चों 8 ये हमने डिफरेंट प्रकार निकाले हैं, इसमें से इस वाली वीडियो में हम बता रहे हैं केवल आपको ऊपर के 4 पार्ट, ठीक है, और ये नीचे वाले हम दूसरे पार्ट 2 में बता देंगे। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जो पार्ट 2 होगी वो हमारी प्राइवेट वीडियो होगी, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगी। वहां पर आपको यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, यूपीएससी और भी कई तरीके के कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ आपको वीडियो नोट्स मिलेंगे। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो अब का टॉपिक है। सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं स्पष्ट लागत और निहित लागतों में क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्पष्ट लागत एवं निहित लागत। देखिए एक फर्म को कई तरीके के खर्चे करने पड़ते हैं। कई बार जब आप मान लीजिए आपने कोई नई कंपनी शुरू की तो नॉर्मली लोग अपने घर से ही काम स्टार्ट करते हैं और खुद ही उसके मैनेजर होते हैं। तो जब मान लीजिए अगर आप किसी को और को पेमेंट कर रहे हो, मतलब किसी और को पेमेंट कर रहे हो, किसी और को पेमेंट भुगतान कर रहे हो, तो वो स्पष्ट लागत है। जैसे किराया है, किसी और को किराया दिया, वो स्पष्ट लागत है। ब्याज है, किसी और को ब्याज दी, वो स्पष्ट लागत है। लेकिन जब आप खुद की कैपिटल लगा के कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किसी को ब्याज नहीं देते, यानी कि खुद की मतलब आप कह सकते हो खुद की कैपिटल पर आपने जो ब्याज नहीं दिया है वो एक तरीके का आपका कहलाएगा निहित लागत। या आप कह सकते हो कि आपने खुद को मजदूरी नहीं दी, वो कहलाएगा आपका निहित लागत। यानी कि जो हमारा स्पष्ट लागत है वो वास्तविक मूल्य होता है, उसका अनुमान नहीं लगाया जाता, जबकि निहित लागत वास्तविक मूल्य नहीं होता बल्कि उसका अनुमान लगाया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं किस तरीके से अनुमान लगाया जाता है। मान लीजिए आपने एक 5 लाख रुपए की कार ली और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% था, हम सिंपल तरीके से मान लेते हैं। और आपका जो कार का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप ओला उबर जैसी जगह पे कार को रन करके आप कुछ अर्न कर सको। अब मान लीजिए आपने 2 हिस्से कर दिए, 4 लाख रुपए खुद की जेब से दिए और 1 लाख रुपए अपनी जेब से भरा। तो 10% इंटरेस्ट रेट है, हम सिंपल मान लेते हैं कि एफडी पे भी 10% है और लोन भी 10% में मिल रहा है। तो इसका मतलब हर महीने अगर हम सिंपल इंटरेस्ट रेट निकालें तो आपको 40,000 रुपये ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, 4 लाख का 10% आपने निकाले, 40,000 रुपये देना पड़ेगा। और 1 लाख रुपये आपके बच गए, यानी कि अगर आपको 1 लाख रुपये नहीं होते तो आपको 10,000 रुपये और देने पड़ते, या 10,000 रुपये आपको मिलते, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने तो पैसा कार में दे दिया। तो ये जो 10,000 है ये ब्याज है, ब्याज का मूल्य है। लेकिन क्योंकि आप इसको किसी को भुगतान नहीं कर रहे हो, इसलिए ये जो है ये आपकी निहित लागत है। ठीक है, मान लीजिए मैं अपने ही घर में ये वीडियो बना रहा हूं, अगर मेरे पास मेरा घर नहीं होता तो डेफिनेटली मुझे 10,000 15,000 रुपए में कोई रूम किराए पे लेना पड़ता। तो इसका मतलब ये जो है 10,000 15,000 रुपए मैंने बचाए, ये मेरी निहित लागत है। सिंपल शब्दों में कहें तो स्पष्ट लागत का मतलब होता है वो लागत जिसका पेमेंट हम किसी और को करते हैं, जिसका भुगतान हम किसी और को करते हैं, और ये वास्तविक मूल्य होता है। और निहित लागत वो होता है जिसका भुगतान हम दूसरों को नहीं करते, इसलिए इसका केवल अनुमान ही लगाया जाता है जब हम लागत को जब हम लागत का अनुमान लगाते हैं तब। ठीक है बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो है लेखांकन लागत। देखिए लेखांकन लागत क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं इसको। लेखांकन लागत वो होती है जिसका हम भुगतान किसी और को कर रहे हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, जो पैसा, जैसे मान लीजिए स्वयं को मजदूरी तो आपने अकाउंट में दिखाया ही नहीं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। और आर्थिक लागत, इन दो का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मान लीजिए मैंने एक कंपनी खोली जिसमें मेरी 10,000 रुपये की कमाई है, इनकम है। ठीक है, और मेरा जो खर्चा है वो मान लीजिए 20,000 रुपये, या मान लीजिए खर्चा जो है वो 5,000 रुपये का है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपये का। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को 25,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तब आप इसे क्या कहेंगे?
भाई कमाई 10,000 रुपये की, खर्चा 5,000 का, लेकिन लॉस 25,000 का। देखिए इकोनॉमिक्स कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। इकोनॉमिक्स में ये जो कमाई है, ये मेरी आगम कहलाती है, और ये मैंने जो खर्च किया ये मेरी लेखांकन कॉस्ट है। यानी कि लेखांकन मतलब ये हुआ कि ये वो पैसा है जो हमने रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। इसका मतलब एक तरीके से लेखांकन लागत का मतलब हुआ एक तरीके का स्पष्ट लागत। लेकिन मान लीजिए कि मेरा खर्चा है 25,000 5,000 का, लेकिन इसके अंदर वो भी तो शामिल है 25,000 जो मैं अगर कहीं नौकरी करता तो मुझे मिलता, लेकिन क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं इसलिए मुझे नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो मुझे खोनी पड़ रही है, क्योंकि एक तरीके की अवसर लागत है जो मुझे खोनी पड़ रही है क्योंकि मैं अपना काम चला रहा हूं। तो इसका मतलब ये जो मेरा, अगर मैं इसको भी जोड़ दूं, यानी कि स्पष्ट लागत में मैं अपनी निहित लागत भी जोड़ दूं तो मेरी जो कुल लागत होगी वो 30,000 रुपये होगी। अच्छा, समझ में आया कंसेप्ट? इसका मतलब जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में केवल स्पष्ट लागत को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि स्पष्ट लागत के अलावा निहित लागत को भी शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत सामान्य लाभ भी शामिल होता है। तो कई जगह अगर आप बुक्स देखोगे तो उसमें सामान्य लाभ को अलग से जोड़ा हुआ है, ठीक है। कई बुक्स में केवल इन दोनों को जोड़ के ही आर्थिक लागत निकाली हुई है। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही आर्थिक लागत कहलाएंगी, क्योंकि सामान्य लाभ जो होता है वो ऑलरेडी निहित लागत में शामिल होता है। यानी कि इतना प्रॉफिट और मिलना चाहिए जितना कि काम चल जाए, वो निहित लागत का ही हिस्सा है। तो स्पष्ट लागत आपको क्लियर हो गया, और निहित लागत हो गया, लेखांकन लागत, आर्थिक लागत। अब हम बात करते हैं बच्चों मौद्रिक लागत और वास्तविक लागत की। देखिए मान लीजिए कि मैं, एक मार्केट है यहाँ पे और मार्केट से मैं सब्जी लेकर आया, ठीक है। सब्जी लाने की जो कॉस्ट है, मान लीजिए सब्जी लाने की जो कॉस्ट है, मान लीजिए 10,000 रुपये की सब्जी लाया, तो ये मेरी लागत है, इसको लागत बोलते हैं बच्चों। लेकिन ये लागत जो है ये मौद्रिक लागत है। मौद्रिक लागत का मतलब है ये वो पैसे हैं जो मैंने खर्च किए सब्जी को खरीदने में, इसमें लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया जो मुझे दुख या पेन हुआ है। देखिए आपको बात समझनी पड़ेगी, एक उद्यमी जो है, उद्यमी मतलब जो बिजनेस चला रहा है, वो 4 चीज़ों को इकट्ठा करता है, श्रम भी लाता है, पूंजी को भी इकट्ठा करता है, ठीक है, इसके अलावा भूमि को भी मैनेज करता है, और भी कई तरीके के रिस्क जो वो बियर कर रहा होता है। अगर आप इसको केवल जो पेमेंट कर रहे हो केवल उसको कंसिडर करोगे तो उसको बोलते हैं बच्चों मौद्रिक लागत। लेकिन उद्यमी को इन सबको मैनेज करने में जो पेन हुआ, जो दुख हुआ, जो पीड़ा हुई, जो मानसिक तनाव हुआ, जो कष्ट हुआ, उस सब की भी अगर हम मौद्रिक वैल्यू, उसकी भी कोई अगर वैल्यू मेजर कर सकें तो उसको बोलते हैं बच्चों वास्तविक लागत। यानी कि वास्तविक लागत का मतलब है किसी उत्पादन करने में उद्यमी को जो पीड़ा, दुख, तकलीफ होती है उसको बोलते हैं वास्तविक लागत। यानी कि अगर मान लीजिए मैं मूवी की टिकट लेके आया, लेकिन उसके लिए मुझे मान लीजिए किसी को भी भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, और लाइन में पुलिस के 2 डंडे खाने पड़ गए, तो इसका मतलब टिकट की कीमत मान लीजिए 100 है, लेकिन डंडे की कॉस्ट शामिल कर ली जाए वो तो बहुत महंगी कीमत पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं बच्चों वास्तविक लागत, यानी कि जो उद्यमी को बियर करनी पड़ती है या किसी व्यक्ति को बियर करनी पड़ती है उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान। अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागत के बारे में भी हम बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें अल्पकालीन लागत की, अल्पकालीन लागत, तो अल्पकाल में 7 तरीके की लागत होती है, टीसी, टीवीसी, टीएफसी, एसी, एवीसी और एएफसी, और साथ ही साथ एमसी, ठीक है। दीर्घकाल में केवल 3 ही लागत होती है, टीसी, एसी और एमसी। यानी कि अल्पकाल का समय वो होता है जिसमें केवल और केवल हम जितने भी साधन हैं उसको स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन में डिवाइड कर सकते हैं। तो अल्पकाल में स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसको अल्पकालीन लागत कहते हैं। अल्पकालीन लागत 7 तरीके की होती है, जिसको हम डिटेल वीडियो बना के आपको समझा देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत डिटेल कराएंगे, इन सब की डेफिनेशन कराएंगे, इनके बीच में रिलेशन कराएंगे, उनके कारण बताएंगे, सब कुछ हम इसमें बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बच्चों दीर्घकाल में 3 तरीके की लागत होती है, टीसी, एसी, एमसी। इनके बारे में भी बच्चों हम अलग अलग वीडियो बना देंगे तीनों पे।
दीर्घकाल में क्या होता है, दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए कोई भी स्थिर लागत नहीं होती है, इसलिए परिवर्तनशील लागत और कुल लागत के बीच का अंतर खत्म हो जाता है, इसलिए इसको कुल लागत कहा जाता है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो दीर्घकालीन लागत वो होती है जो दीर्घकाल में खर्च की जाती है, और अल्पकाल में जो खर्च की जाती है वो अल्पकालीन लागत है। तो अल्पकाल में 7 तरीके की लागत होती है, दीर्घकाल में 3 तरीके की लागत होती है। परंपरावादी अर्थशास्त्र, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार। इसके अलावा बच्चों लागत का एक आधुनिक सिद्धांत भी है, वो भी आपको हमारे वीडियो कोर्स के अंदर मिल जाएगा। चलिए, ये तो हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अभी इतना ही करा रहे हैं इस वीडियो में, अभी के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।